गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगा कि पेपर लीक हुआ तो इट वाज वेरी क्विक एंड अब्रप्ट एक्शन। ये जो नकल का वो सिस्टम है, नकल माफिया है, वो आज से नहीं हुए हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नीट का पेपर अगर लीक हुआ तो उसकी सरकार ने बड़ी तेजी से कदम उठाए और दोबारा कराया और बच्चों ने क्वालिफाई भी हुए। लाखों करोड़ों का कर्ज जो पंजाब पे चढ़ा हुआ है कोई सरकार निकाल पाएगी? अब कोई ऐसी सरकार है जो पंजाब को इस दलदल से निकाल पाएगी? है वो एक ही सरकार है इस टाइम, वो है बीजेपी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद की बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में आए। हम आज के हालातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस पिता से बात करेंगे जिनकी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है, पहली बार भी किया था और री नीट में भी क्वालिफाई किया है। वो अनुभव कि वो पल कैसे रहे उस पिता के लिए जिनकी बच्ची ने कड़ी मेहनत की, काफी देर से प्रयास किया था, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो नेचुरली बच्चों का ही नहीं उनके माँ बाप का भी दिल टूटा। और उसके बाद भी बच्चा निराश नहीं हुआ। पिता और माँ की जो बैकग्राउंड थी उन्होंने हौसला दिया और फिर से क्वालिफाई करके दी। नमस्कार डॉक्टर सीमा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं पॉलिटिक्स की बात आपसे बाद में करूंगा, लेकिन पहले उस पिता से बात करना चाहता हूं जिनकी बेटी ने अभी हाल में ही नीट में क्वालिफाई किया है और पहली बार भी किया था, री नीट में भी क्वालिफाई किया है। वो पल किस तरह से आपने बिताए, कैसा माहौल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स थे, सेकंड अटेम्प्ट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छे मार्क्स थे। पर मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगा कि पेपर लीक हुआ तो इट वाज वेरी क्विक एंड अब्रप्ट एक्शन जो एक समझदार सरकार अपने लोगों के लिए ले सकती है, जिसमें इन्होंने तुरंत पेपर कैंसिल करके री नीट की प्रिपरेशन की और री नीट करवाया। अगर बाई चांस अगर लीक का पता लगने के बाद भी पेपर का हम रुकावट ना करते, री नीट ना करवाते, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे वो कभी भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाना था और उनको इस सेशन में तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलनी ही नहीं थी। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप था कि जो उन्होंने ये स्टेप लिया और फटाफट री नीट करवा के जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको क्वालिफाई करने का दोबारा मौका दिया और क्वालिफाई हुए और उनको जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो उनको एडमिशन्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे उनके लिए कोई परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी नहीं थी। पहले भी पढ़ाई की थी, ठीक है, थोड़ा मेंटल मेकअप बनाना पड़ता है बच्चों को। बच्चों ने फ्री होके कुछ ना अपने प्लान्स बना रखे होते हैं, तो वो एक महीना फिर उन्होंने बैठ के पढ़ा। जब उनको पता लगा कि इतने लाख लोगों के पास, बच्चों के पास पेपर पहुंच गया था, तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे उनका कहीं नंबर ही नहीं आना था, रैंक ही नहीं आना था। तो ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का बोर्ड स्टेप था जो कि बहुत अच्छा, डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, मैं अगर पुरानी समय में जाऊं, मैंने 83 में 10th क्वालिफाई किया था और उस समय के जो हालात मैं देखता था कि खुद किस तरह का माहौल था। हम लोग पढ़ने में लगे रहते थे, लेकिन एक ऐसा माहौल था कि आज रात को 12 बजे तक पेपर अपने हाथ में आ जाएगा और हम सड़कों पे, जब हमें मतलब कल पेपर है और हम रात को 12 बजे 1 बजे सड़कों पे घूम रहे थे, क्योंकि ये जो नकल का वो सिस्टम है, नकल माफिया है, वो आज से नहीं हुए हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नीट का पेपर अगर लीक हुआ तो उसकी सरकार ने बड़ी तेजी से कदम उठाए और दोबारा कराया और बच्चों ने क्वालिफाई भी हुए। और पंजाब के लिए तो गौरव की बात है कि हमारा देश का जो टॉपर है वो पंजाब से है, लुधियाना से है। तो जो ये से हम सरकार का जो कदम है वो आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आंदोलन था और दूसरी तरफ आपका नजरिया, एक उस पिता का नजरिया जिनका बच्चे ने दोनों बार, दूसरी बार भी क्वालिफाई किया, क्या था? देखें, आपने कहा 83, 84, 85 की बात कर रहे हैं, 1992 इवन 2000 तक भी अगर आप देखेंगे बिहार, यूपी में हमें आम पिक्चर्स देखने को मिलती थी। खिड़कियों से नकल फेंकते हुए, नकल करते हुए, दीवारों को क्रॉस करके एग्जामिनेशन हॉल तक पेपर पहुंचाते हुए, क्या क्या सिस्टम से नकल नहीं हुआ करती थी एरियाज में। हमारे पंजाब में भी, यूपी में, हरियाणा में, सब जगह सरकारों में यही हाल था। चाहे गवर्नमेंट दायरे के एग्ज़ाम हो, चाहे पब्लिक सेक्टर्स के एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में सब जगह ऐसे ही चलता था।
अब मोगा का ही अपना पीसीएस घोटाला जो था, कितना यस फेमस हुआ है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट में हुआ था कि जब इतने हाई लेवल के ऑफिसर्स उसमें ऐसे एग्जाम लीक होके या सेटिंग से रखे गए। तो ये जो एक विपक्ष का एक एजेंडा है कि गवर्नमेंट को बदनाम करने का या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट खड़ा करने का, ये उनको ये अभी तक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो बीजेपी मोदी लेड गवर्नमेंट है, ये लोगों के द्वारा बनाई हुई और लोगों के लिए बनी हुई गवर्नमेंट है। बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इट इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इनका सबसे पहले हमारा जो मोटिव है वो लोगों के विकास का, लोगों के साथ का और लोगों के लिए करने का जो हमारा प्राविधान है वो सबसे सबप्रिय है। पार्टी का कोई भी जिम्मेवार, चाहे कार्यकर्ता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कितने ही ऊंचे पद पे बैठा है, वो हम लोग पहले जवाबदेही जो हमारी लोगों के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये पेश किया गया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सीजीपी ने जो प्रोटेस्ट किया और सीजीपी ने जो डिमांड्स रखी, बड़ी क्लियर उनकी डिमांड्स थी। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, देखा, समझे और वो डिमांड साथ के साथ पूरी भी की गई और प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया। और उसमें अपनी हक की बात करने का सबको हक है। इसमें पॉजिटिविटी ये है कि कितने ही युवा जो है वो सीधा बीजेपी के साथ या मोदी जी के साथ इस बार ज्वाइन हो सके, और मोदी जी उन सब युवाओं के साथ 3-4 बार खुद फर्स्ट टाइम फेसबुक पे आके लाइव होके उन्होंने 2-3 बार संबोधित किए। आप देखें कि आने वाले पिछले 14 साल में भी जो एग्जाम्स में, जो स्टडी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अब जो रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, तो ये जो कुछ कहते हैं कि ना कि हम नकल नहीं होनी चाहिए, अब ये बाद में पछताएंगे कि भैया थोड़ी बहुत पहले नकल होते, पास हो जाते थे, अब तो हम वो भी नहीं हो पा रहे। क्योंकि अभी जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं, अभी जो सिस्टम सारा कंप्यूटराइज होने वाला है, अभी उस साइंटिस्ट को, उस विश्व प्रसिद्ध इंसान को दिया गया जिसने आधार कार्ड और ये सब चीज़ों का तब परिवर्तन शुरू किया था, सिस्टम शुरू किया था। आज वो इस सिस्टम का एक हेड बना के उनको सौंपा गया है कि इसमें जितना रिफॉर्म हो सकता है रिफॉर्म कर दो, ताकि जो एक हिस्ट्री में एक वर्ड होता है ना, नकल, वो डिक्शनरी से अब मिट जाना चाहिए। लीक का जो वर्ड है वो मिट जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम के साथ रिफॉर्म हुए, तो बड़े हम पॉजिटिव वे से देखते हैं। कई बार कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि कई बार क्विक एक्शंस लेने के लिए कई बार कोई फोर्स चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैट थिंग इनटू दैट पॉजिटिव फोर्स कि हम उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, लीक पेपर का जल्दी पकड़े जाना, जल्दी लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना, रिफॉर्म्स बनाने के लिए एक हाई लेवल टीम बनाना, उसमें इतने इंडक्टेड और इतने इंटेलिजेंट लोगों का बीच में इन्फ्यूज़ करना, ये बड़ा ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से बीजेपी ने इसको लिया। तो आगे जाके इसका सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी ने क्विक एक्शन लिया, और खुद मैं जो बात कर रहा हूँ 1983 से लेके अब तक की, तो एक कालखंड ऐसा भी आया था जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार थी। राजनाथ सिंह उस सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस समय नकल को यूपी सरकार ने संज्ञेय अपराध माना था, यानी संगीन अपराध माना था और धारा लगाई थी। उस समय अधिकारी सीएम साहब के साथ मीटिंग की और कहा कि अगर ये हमने लागू कर दिया तो रिजल्ट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सरकार बदनाम होगी। उस समय कल्याण सिंह जी ने दृढ़ता से कहा कि रिजल्ट 0% रहे, लेकिन इस कानून को लागू करेंगे, नकल का कोड हटा देंगे। तब भी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, और इस तरह का एक्शन आज हम देख रहे हैं वो भी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। ये शायद जो प्रोटेस्ट करने वाले अपने कार्यकाल को भूल गए। फिर भी चलो, जो विरोध हुआ, आपको क्या लगता है कि वास्तव में विरोध करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले जंतर मंतर पे स्टूडेंट थे? देखो, इस चीज़ पे तो शायद हमें क्वेश्चन भी नहीं उठाना चाहिए, और शायद इस चीज़ में डिस्कशन का आगे भी नहीं इसको लेके जाना चाहिए, बिकॉज़ मैं उन बच्चों के भाव को समझ पाऊंगा कि जो वहाँ पे इकट्ठे हुए फोर्सेस होती हैं जो आउटसाइडर्स ख़राब करने की कोशिश करती हैं। तो पर बच्चों की जो डिमांड थी बड़ी क्लियर थी। जो 2-3 उनके जो मेंबर्स थे, फ्रंटियर्स थे, उनकी जो नड्डा साहब से
बात हुई उनकी बैठ के, तो दैट वाज अ वेरी मेच्योर टॉक। और उन्होंने चीज़ को जो जो प्रेजेंटेशन की, तो बड़ा अच्छा इस चीज़ में एक चीज़ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज जो ये सोच रही थी ओपोजिशन की, हम इसको हाईजैक करके अपने हाथ में ले लेंगे, तो दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन विद द हायर वंस। तो सीजीपी के मेंबर्स ने ही डिस्कशन की और दे हैड टेकन द प्रोटेस्ट बैक टू देयर होम कि हमारी जो डिमांड्स है पूरी कर ली, हम बात खत्म, हम जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हाईजैक वो करना चाहते थे, हाईजैक पीएम साहब ने कर लिया। यस। तो पीएम साहब ने एक चीज़ सब समझी और उन्होंने ये देखा कि बड़ा ज़रूरी है विकसित भारत के लिए हमारे युवाओं को पढ़ाई करना, आगे बढ़ना और भारत के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हम उन युवाओं को सड़कों पे ना तो टाइम खराब करता हम देख सकते हैं, हम उन युवाओं को ना ही सड़कों पे हम लोग ऐसे घूमता हुआ देख सकते हैं, हम उन युवाओं को ना तो अपने घरों से दूर आके बच्चों को, बेटियों को सड़कों पर रुलता हुआ देख सकते हैं। ये हमारे संविधान में नहीं है। जब ये चीज़ मुझे लग रहा है कि जब पीएम साहब ने जैसे ही फील की, जैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, इमीडिएटली हर तरह का एक्शन लिया गया और जो जो डिमांड्स थी पूरी करके, सबसे प्रायोरिटी वाली एक ही चीज़ थी कि सब बच्चे सुरक्षित अपने घर जाएं, कुछ ऐसा ना हो असामाजिक तत्व उसमें आके कोई ना कुछ ऐसा चीज़ कर दें, किसी बच्चे का नुकसान हो जाए, वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ है, स्टैम्पीड हो जाए। तो उन सबको देखते हुए जो भी एक्शन लिया गया बहुत बढ़िया रहा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हम पॉलिटिक्स पर और खासकर पंजाब में भाजपा की पॉलिटिक्स, क्योंकि पंजाब पर पूरे देश की निगाह है इस समय और भाजपा का तो पूरा फोकस पंजाब पर है। दावे किए जा रहे हैं कि आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और आज भी एक्टिव हैं। बात करते हैं आने वाली सरकार, मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके से। क्या कोई ऐसी सरकार है जो पंजाब को इस दलदल से निकाल पाएगी? क्या कोई ऐसी सरकार है, इतना समर्थन है उसमें, जो पंजाब के किसानों पे इतना कर्ज चढ़ा हुआ है उसको निकाल पाएगी? लाखों करोड़ों का कर्ज जो पंजाब पे चढ़ा हुआ है, कोई सरकार निकाल पाएगी? यहाँ पे आए दिन किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या उसमें से पंजाब को निकाल पाएगी? तो ये चीज़ जो है वो एक ही सरकार है इस टाइम, वो है बीजेपी सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में एक ही सरकार यहाँ अगर बनती है, तो वो सारे प्राविधान जो सारे हमारे पंजाब को इतने सालों से हम लोग जो तड़प रहे हैं, रंगला पंजाब बनाने के जो हम सपने देख रहे हैं, वो एक ही सरकार है जो बीजेपी पूरे कर सकती है और कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। लेकिन क्या इसे पंजाबी समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। गांव गांव में पंजाबी समझ रहे हैं, शहरों में पंजाबी समझ रहे हैं। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए हैं। अबोहर और फाजिल्का हम लोगों ने अपनी वहाँ पे कॉरपोरेशन बनाई है, किस तरीके से धक्काशाही करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी वहाँ पे कॉरपोरेशंस बनाई है। हमारे सब जगह काउंसलर्स इस बार खड़े हुए, अच्छी मात्रा में हम लोग वोट्स भी लेके गए हैं और रेशियो भी हमारी बड़ी है। जहाँ एक थे कोई 3 हो गए, 3 थे वहाँ 6 हो गए, 6 थे वहाँ 12 हो गए। आने वाले टाइम में आप देखना जो पंजाब का सिनेरियो है, अभी लोग चुप हैं। जी। अभी क्योंकि सरकार है तो सरकार से लोग थोड़ा परहेज करते हैं अगेंस्ट जाने के लिए, कुछ करने के लिए। पर ये जो मत का दान है, जो लास्ट में जाके अंगूठा दबाना है ना, तो लोग बहुत समझदार हैं। उस हिसाब से इन्होंने जो ये कीचड़ है, अब इसमें कमल खिलेगा। अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की और उसके बाद नगर निगम निकाय चुनाव की बात करूं, तो वोट परसेंटेज का जो मैंने स्टडी किया है, एक डाटा तैयार किया है, उसमें तीनों ही चुनाव, नगर निगम, लोकसभा और उस विधानसभा, उसमें भाजपा का जो वो परसेंटेज है वो बड़ी है। लेकिन जिस तरह से परसेंटेज बढ़ी है वो चीज़ मतलब एक महसूस नहीं हो रही है। कहीं न कहीं या तो भाजपा उसे उजागर नहीं कर पा रहा है, नेतृत्व की कहीं न कहीं कमी है, पब्लिक की आवाज़ नहीं भाजपा के लोग बन पा रहे हैं, इसलिए जो करंट दिखना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम के साथ जी, अभी अगर भाजपा की हम बात करें, जब पहले हम लोग गठबंधन में थे तो हम लोग 23-28 सीटों पे इलेक्शन लड़ते थे।
अभी हम 117 सीटों पे इलेक्शन लड़े हैं 22 में, और अभी 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी है 27 में। तो उस हिसाब से जो परसेंटेज हमारी लोकसभा में 24 के इलेक्शन में हम लोग 6.5 से 18-19% तक पहुंचे, तो वो चीज़ हम लोगों ने अभी तक मेंटेन की है। जी। चाहे हम लोगों ने ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे कमेटीज के इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, तो हम लोगों ने उसको मेंटेन किया है, उसमें नीचे नहीं गए हम लोग। आने वाले समय अब ये ग्राफ अप ही होगा, ये डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं कि पता है, इस स्टेट अभी बैलेट वोटिंग हुई थी तो उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है, वो चीज़ें बोलने का टाइम निकल गया, उसकी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। बैलेट वोटिंग में अभी क्या कुछ नहीं हुआ, अंदर क्या कुछ कई कैंडिडेट जीतते जीतते किसी और के भी और हमारे भी बीच में ही रह गए, हारे पता हुए लगा कैंडिडेट हारे बाद हुए में जीते। बाद में जीते हैं। तो ये चलता है बहुत कुछ जब सरकार पावर में होती है। आने वाले समय में लोग इस चीज का जवाब देंगे। इस बार पंजाब में जो पंचकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है, क्या समझते हैं आप कि उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने जा रहा है? पंजाब में जो मुकाबला है ना, सिर्फ दो साइड का ही होगा। नहीं, जो पंचकोणीय मुकाबले के आसार बनते जा रहे हैं। वो आसार ही है, जो टाइम पे जो मुकाबला होगा दो साइड का ही होगा। बीजेपी का ही मुकाबला होना है किसी के साथ, किसके साथ? आम आदमी पार्टी जो सत्ता में अभी पार्टी है, जी। और किसी के साथ मुकाबला नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि चूंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत, जो पहले लग रहा था कि कांग्रेस उभर सकती है, कांग्रेस उभरती तो आम आदमी पार्टी कमजोर होती। अब स्थिति ये आ रही है कि चलिए, जो अकाली दल वारिस पंजाब आ गया है, तो अकाली दल तो पहले ही मरा हुआ था और अब स्थिति अकाली दल की और भी ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन कांग्रेस अगर फाइट में होती तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी को होता और फायदा इसका बीजेपी को होता। आप किस रूप में इसे देख? हम लोग भी इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जो है वो हमारे कहते हैं कि जो वोटर है वही वर्कर है, तो वर्कर ही आपका वोटर बनता है। जो वोटिंग हमारी वहां पे नहीं होने वाली, कांग्रेस पहले ही वीक होनी शुरू होगी। पीपल नीड द अल्टरनेटिव। जी। लोगों को कांग्रेस का अल्टरनेटिव, अकाली दल का अल्टरनेटिव 2022 में नहीं दिख रहा था। इस वजह से उन्होंने झाड़ू को वोटें डाली थी, अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा था। अभी लोगों को भाजपा एक अल्टरनेटिव के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रूप में, एक मोदी जी के नेतृत्व के रूप में एक उभरती हुई पार्टी पंजाब में नजर आ रही है, और जो पंजाब में हर तरह का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आज भी बीजेपी पंजाब में नहीं, तो आप देखेंगे कि सड़कों का विकास जो हो रहा है सब वर्ल्ड बैंक और सेंटर से ही हो रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट का नहीं है। अगर आप देखेंगे पीजीआई जो यहाँ पे बन रहा है फिरोजपुर में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से बन रहा है। अगर आप देखेंगे मोहाली का कैंसर हॉस्पिटल अगर बना है, वो भी सेंटर के फंडिंग से बना है। अभी पीजीआई की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, सेंटर के फंड से हुआ है। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आदमपुर का एयरपोर्ट बना है, मोहाली का एयरपोर्ट अपग्रेड हुआ है, लुधियाने का एयरपोर्ट अपग्रेड हुआ है, वो भी हमारे सेंटर की फंडिंग से हुआ है। अगर आप देखेंगे जलंधर का अभी मोदी जी नया रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट करके गए हैं, बेटर देन द एयरपोर्ट्स है। एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं होंगे जितना सुंदर वो स्टेशन बना है। तो ये एक छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो जो रिक्वायरमेंट है पंजाब की, सेंटर आज भी उसको बैठ के पूरा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनती है, अगर यहाँ पे बीजेपी ही आ जाती है, तो आप विकास की गति का हिसाब लगाइए, विकास कहाँ तक जाएगा। लोगों को ये चीज समझ आ रही है। जनता जो वोट डाल के किसी को जिताती है, वही वोट नहीं डाल के उसको हराती भी है। लोगों को पता है कि उनको क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लोगों को ये भी पता है कौन उनको ये चीज दे सकता है। तो आने वाले समय में जो मुकाबला है वो बीजेपी का साथ ही रहेगा, और बीजेपी ही फुल मेजोरिटी से 2027 में सरकार बनाएगी। और आप देखना पंजाब इतनी तरक्की की राह पे चलेगा कि अभी हम 70वें 80वें नंबर पे आके गिरे हैं, तो टाइम के साथ 5-10 साल में पंजाब दूसरे तीसरे नंबर पे होगा देश के राज्यों में से। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी इसकी बड़ी स्टडी की है। अब
जो योजनाएं इस समय पंजाब में चल रही हैं केंद्र सरकार के फंड से चल रही हैं, लेकिन कमजोरी कहाँ है कि आपका भाजपा का जो नेतृत्व है वो उसको उजागर नहीं कर पा रहा है। अगर हम मोगा की बात करें तो कुमार जैसे प्रजाति के लोगों, समुदाय के लोगों को के लिए जो एक योजना लेकर आई है, मतलब मिट्टी जो यहाँ पे भारी मिट्टी होती थी, अच्छे बर्तन नहीं बन पाते थे। पोखरन जो राजस्थान की मिट्टी थी अच्छे थे, उसके बर्तन जो आते थे हमारे, जिसे हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का कहते थे, वो काफी अच्छा अर्निंग करते थे। वो चीज, वो मिट्टी भी मोगा में बनने लगी है और एक केंद्र सरकार ने ट्रेनिंग दी है और एक बहुत बड़ा मोगा उसका हब बनने जा रहा है। पंजाबी जूती हो उसका भी जो सेंट वो बनाया है वो भी केंद्र सरकार की योजना से बनाया है। लखपति दीदी वो भी केंद्र सरकार, पर ये बीजेपी का नेतृत्व तो उन चीजों को जो हुआ हो रहा है उसको उभार नहीं पा रही है और उसका लाभ आम आदमी पार्टी लेके जा रही है। सर ये क्या होता है कि समटाइम बच्चे को जब हम शुरू में क्लास के बच्चे को ABCD सिखाते हैं ना, तो क ख ग सिखाते हैं, तो उसको कुछ टाइम पे लगता है मेरे पता नहीं ये मत्था क्यों मारे जा रहे हैं, मेरे ABC क्या काम आनी है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अक्षर बनाने शुरू कर देता है, तो लाइन पढ़नी शुरू कर देते हैं, फ्लुएंट हो जाता है अपनी स्पीकिंग में। तो ये जो चीज़ें हैं कि जहाँ पे कुम्हारों को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, चक्कियाँ भी आई हैं उनके जी, लिए जी। बनाने वाले, वो इलेक्ट्रिक जो आए हैं, हम लोगों ने यस, चाकू। 24 में इलेक्शंस में एक एक घर जाके मार्क किए हुए हैं कि किन किन घरों को आए हैं। ये लोग यहाँ से मोगा से वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने भी गए थे मोदी जी के साथ। तो उस समुदाय ने इस बार तो आपका पार्षद भी बनवाया है। जी, जी। तो उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन कितने घर हैं, जी। जो मैं अगर अपने मोगा की बात करूं, यहाँ पे शहरी आवास में भी कितने घर बने हैं जिनके बाहर प्रधानमंत्री जी का बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे बिंदु जो हैं, ये वो बिंदु हैं हमारे जो टाइम के साथ आके जवाब भी देंगे, जो टाइम के साथ आके खड़े भी होंगे बीजेपी के साथ, और टाइम के साथ आके वो वोट में भी कन्वर्ट होंगे। तो ये मोदी जी का जो एक संकल्प है कि लाइन में सबसे आखिरी खड़े हुए इंसान को जरूर टच करना है, तो वो उसको टच करने का एक प्रण लेके अपना काम कर रहे हैं। उसमें ठीक है, कुछ राज्य में नई सरकार बन पाती है, कुछ में बन पाती है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि उस राज्य को इग्नोर किया जाए, वहाँ पे गरीब लोगों को, गरीब किसानों को इग्नोर किया जाए, बिल्कुल नहीं ऐसे। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ हमारे पास सेंटर के पास ऐसी स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट पहुंचने नहीं देती। बिल्कुल आपने ये बात सही की, क्योंकि मैं सरहदी जिले में फिरोजपुर में मैं रहा हूँ, वहाँ पे जर्नलिज्म भी मैंने की है। जब मोदी जी फिरोजपुर से वापस कर दिया गया था, पहुंच नहीं पाए थे, जो घोषणाएं की जानी थी, तो शायद लोगों के दिमाग में आज भी ये है कि अगर मोदी जी उस दिन फिरोजपुर पहुंच जाते तो बहुत सारी घोषणाएं हो जाती। लेकिन कुछ काम, चूंकि मैंने उन पर न्यूज़ आइटम भी लिखे हैं, कि जो घोषणाएं करने वाली थी उस मद में फंड आ चुका है, उसी समय आ चुका है। अब कुछ मुद्दे मैंने उठाए थे, जैसे जो अपना बॉर्डर पे जो कुछ विकास के काम होने थे, खासकर अब बाघा बॉर्डर की, हम हुसैनी वाला बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो जो चीजें वहां पे होनी थी उसके लिए पैसा आया हुआ था। डीसी ने वहां टेंडर भी निकाले थे, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ है। वो फंड कहाँ जा रहा है, क्या उस फंड का हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फंड फिर भी उनको वापस जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से जारी हुआ है वो। फंडिंग की से जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए फसल बीमा योजना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, कुदरती क्या है, जो है किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आ सकती है, उसकी कोई भी आज के कल की गारंटी नहीं दे सकता। पर सरकार हमारी, सेंट्रल सरकार, उसको फसल बीमा योजना के द्वारा गारंटी देने को तैयार है। कोई गदौरी की ज़रूरत नहीं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपदा आई, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसके हिसाब से आपको फंड आपके बैंक में आ जाएंगे। तो बीच में कोई बिचौला नहीं, कोई बीच में खाने वाला नहीं। आवास योजना है, गवर्नमेंट कितने घर गरीबों को घर बना के दे रही है। हम लोगों ने वहाँ एरिया में, तब हंस के साथ बहुत एरियाज में हम लोग गए जहाँ पे छतें डाल के दी हैं। अब तो उसका बजट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। लखपति दीदी की आपने बात की, हमारे यहाँ पे भलूर पिंड में
बागाप्राना साइड पे, वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग की थी जिसमें लखपति दीदी 5-6 तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, और कम से कम नहीं वहाँ पे 10,000 महिलाएं ऐसी हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ अटैच है और अपने घर का बहुत अच्छा पालन कर रही हैं। ये वो छोटे छोटे बिंदु हैं जो आने वाले समय में जवाब देंगे। अभी टाइम आएगा, टाइम चेंज होगा, और आप देखना आगे आगे जाके पंजाब ऐसी तरक्की की राह पे जाएगा कि सारी दुनिया इसको एक मिसाल बना के एग्जाम्पल दिया करेगी कि ऐसी तरक्की हो तो ऐसी पंजाब जैसी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो लखपति दीदी की चर्चा की, मैं भी आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मैंने एक स्टोरी भी की थी। पिंड रतिया में एक महिला जो लखपति दीदी तो बनी बनी, और उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया है, और एक छोटे से 10 महिलाओं के ग्रुप से शुरू किया था। आज उनका टर्नओवर 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना का हो गया है। यानी जो महिलाएं अपने ही खेतों में एक लेबर की तरह काम करती थी, अब वो सालाना टर्नओवर उनका 3.5 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो समझ लीजिए किस तरह से केंद्र सरकार की उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। बिल्कुल। बस ये है कि ये चीजें लाइमलाइट में नहीं आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये कमजोरी है, पर जहां योजनाएं पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। जी। लाइमलाइट का ऐसा है कि ठीक है, हम लोग बैनर्स पैम्फलेट्स लगा के नहीं बता रहे, पर जिन लोगों तक ये योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए या जिन लोगों का इसमें फायदा हो, उन तक वो चीजें जा रही हैं और पहुंच रही हैं। किसी के भी माध्यम से पहुंचे, पहुंचा तो सेंटर ही रहा है। तो उसमें फेडरल सिस्टम है हमारा, फेडरल सिस्टम में ऐसे ही होता है। उसमें ऐसा नहीं है कोई जिला प्रधान है, कोई कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है तो ये सिस्टम उसके थ्रू जाएगा। फेडरल सिस्टम में ऊपर से आएगा, डीसी के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, तो उन्होंने पहुंचाना है। पर यस, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग गुड फॉर द पुअर पीपल। जो मैक्सिमम लोगों तक चीजें पहुंचनी है वो पहुंचा रहे हैं। 208 ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें से सिर्फ 2 या 3 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि लोगों तक पहुंच पा रही हैं। 205 स्कीमें जिसका कुछ नामो निशान लोगों को ना पता लग रहा है, ना बता पा रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो आने वाले समय में हर तरह की स्कीम, हर तरह का सिस्टम लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों की जिंदगी और भी खुशहाल की जाएगी। तो ये थे डॉक्टर सीमांत गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा। हर मुद्दे पर बेबाकी से टिप्पणी की और एक बड़ा संदेश दिया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो कॉमन मैन तक, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अब उन्हीं योजनाओं के बल पर वो किसान, वो पंजाब के लोग समझने लगे हैं, क्योंकि पंजाबी वो लोग हैं। सतलुज दरिया में मैं देखता था कि जब बाढ़ आती थी, उनके खेत, जो बीजी हुई फसल थी, वो बर्बाद होती थी। दरिया के लोगों ने जब देखा कि हर बार हमारी फसल नष्ट हो जाती है, तो उन्होंने अपने खेतों में कमल उगाने शुरू कर दिए, और आज वो लाभकारी खेती बन गई। यानी पंजाब के लोग तो विकल्प ढूंढ लेते हैं, बस मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अगर मिलने लगे तो निश्चित रूप से पंजाब में जो दावे किए जा रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार आएगी, कुछ हद तक पूरे हो सकते हैं। देखना समय पर निर्भर करता है क्या होता है। तो ये आज बहुत सारे मुद्दों पर क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। फिर हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।